हेलो हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या हूँ, आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। तो आज की क्लास में हम लोग पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है ये जो 6 पेपर हैं इसमें फर्स्ट पेपर का पार्ट सेकंड आपका ज्योग्राफी है। इसमें आपको इंडिया की, वर्ल्ड की और एमपी तीनों की ज्योग्राफी पढ़नी है। तो चलिए पहले हम ये देख लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना वर्ल्ड का सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए जो आपका विश्व का भूगोल है उसके अंतर्गत आपके एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट विश्व भूगोल की है, फिर सेकेंड यूनिट आपके भारत के भूगोल की है। तो फर्स्ट यूनिट में हम डिटेल से सिलेबस देख लें पहले क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत में आपका प्रथम जो इकाई है, इकाई फर्स्ट है, वो है प्रमुख भौगोलिक लक्षण। चलिए सबसे पहले आपका जो पर्वत है हम इसमें देखेंगे कि हमारे विश्व में कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कैसे कैसे स्थिति है, कैसे कैसे वो बने हैं। ठीक है, हम डिटेल में एक एक चीज देखेंगे आगे वाली क्लासों में और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पर्वत पढ़ना है, फिर पठार, विश्व में पूरे जो वैश्विक मानचित्र है उसमें कहाँ कहाँ पठार है, किन किन तरीकों के पठार है, क्या क्या तरीकों के पठार होते हैं, उनका क्या महत्व होता है। ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैदान। पूरे विश्व में कहाँ कहाँ मैदान हैं, आपके कितने महाद्वीपों में किन किन प्रकार के मैदान हैं, वो मैदान किस किस तरीके से बने हैं। आप लोगों ने स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि मैदान कई प्रकार के होते हैं और कई कई तरीकों से बनते हैं। यहाँ हम पीएससी की क्लासेस में ये जानेंगे कि ये जो मैदान है वो कितने तरीकों से होते हैं और किस किस तरह से बनते हैं, उनका क्या क्या अलग अलग महत्व है। नेक्स्ट आता है झीलें। पूरे विश्व में कहाँ कहाँ झीलें हैं, किस किस तरीके की झीलें हैं और किस झील का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमनद। हिमनद मतलब इसे इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं या बर्फ की नदी कहते हैं। पूरे वैश्विक मानचित्र में कहाँ हिमनद है, क्या महत्व होता है, इस तरीके से एमपीपीएससी सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीका में कौन कौन से पठार हैं, या अफ्रीका का कोई सा पठार ले लिया उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका का पठार, तो यहाँ पे इस पठार की विशेषताएं लिखी है, इस पठार के खनिज लिखिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को इसके पहले एक चीज और बता दूं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट पेपर का, आपका एज इट इज सिलेबस आपके प्रीलिम्स में है। मतलब यहाँ पे हम पूरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, पूरे फैक्ट पढ़ेंगे और प्रीलिम्स में आपके फैक्ट पूछे जाएंगे और मेंस में आपके फैक्ट और आपका कंसेप्ट दोनों पूछा जाएगा। इसलिए बहुत आराम से चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको रोज 5 या 10 क्वेश्चन रोज प्रीलिम्स के भी डिस्कस कर सकूं कि किस किस तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आने वाली कुछ क्लासेस में मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मेंस कैसे लिखते हैं, मेंस के आंसर कैसे लिखते हैं, ये भी समझाने का प्रयास करूंगे पूरा। चल, तो हमारे विश्व के भौतिक लक्षण हो गए पर्वत, पठार, मैदान, नदियां। ये हमने जो पढ़ा है इसे कहते हैं उच्चावच। उच्चावच मतलब किन किन भौगोलिक रूपों में हमारी पृथ्वी को डिवाइड किया है। ठीक है, देखिए पर्वत, पठार, मैदान आपका भू हो गया, मतलब स्थल भाग हो गया, नदियां, झीलें और हिमनद आपका जलीय भाग हो गया। ठीक है, जो अब अगला आएगा जलवायु या वायुमंडल, इसे हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। देखें इकाई 1 में जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है भूकंप। क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैश्विक मानचित्र में भूकंप की घटनाएं कहाँ कहाँ होती हैं, या पर्टिकुलर इस एरिया में किस प्रकार के भूकंप आ रहे हैं,
एक क्वेश्चन आता है बार बार, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मध्य आपके एमपीपीएससी का, परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी में भूकंप और ज्वालामुखी घटना है। ठीक है, तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ये देखेंगे हम कि किन किन तरीकों से भूकंप आते हैं, क्या क्या भूकंप आने के कारण होते हैं, पूरे वैश्विक मानचित्र में कहां कहां भूकंप आते हैं। ठीक है, आपके ज्योग्राफी के सिलेबस की खासियत यह है, ये वाला जो भौगोलिक घटनाएं हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारा आपदा प्रबंधन के भी टॉपिक है। मतलब आपदा प्रबंधन, अगर कहीं पे कोई भूकंप आया होगा, वो आपदा हो गई, उसके क्या प्रभाव रहे, वो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भूकंप हमने देख लिया, सुनामी, सुनामी होती क्या है, सुनामी का महत्व क्या होता है, अभी कहां कहां सुनामी आई है, या आपके जो पास्ट में कहीं पे भी सुनामी आई होगी वो क्या इम्पैक्ट छोड़ के गए, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ज्वालामुखी क्रिया, पृथ्वी में ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, कौन सा ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, क्योंकि ये आपको मालूम होगा ज्वालामुखी हमेशा फटते नहीं रहते हैं, कोई कोई ज्वालामुखी कंटिन्यूस फटते रहते हैं, कुछ ज्वालामुखी साल भर में एक आध बार, और कोई ज्वालामुखी पड़े हुए हैं, वो सोए हुए हैं, जागे ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम से उनका ज्वालामुखी उद्गार हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये सब हम ज्वालामुखी देखेंगे, और साथ साथ में ये भी देखना है कि पूरे इस वैश्विक मानचित्र में कहां कहां ज्वालामुखी वाली घटनाएं होती हैं। ठीक है, देखो लिखा है ज्वालामुखी क्रिया, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है वो। नेक्स्ट आता है चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, क्या कारण होता है, क्या चक्रवातों का कोई महत्व होता है, अंतर। एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर। सीधे 5 पॉइंट लिखना है, 5 से 6 बेसिस में। टेक्निकल सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल बता दूं आपको, ये ज्योग्राफी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोर करने का चांस। क्यों? कंसेप्ट पूछा है, कंसेप्ट लिखें, जो पूछा है आप उसको एग्जैक्ट फिगर आउट करेंगे। उसने 3 बातें पूछी है, 3 बातें लिखना है, दैट्स इट, 3 नंबर पूरे। इस सब्जेक्ट की ब्यूटी यही है कि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलें आगे, चक्रवात आपका हो गया है। अगला आता है वैश्विक जलवायु या विश्व की जलवायु। जलवायु मतलब एक किसी स्थान पर किस प्रकार की जल और वायविक दशाएं पाई जाती हैं। तो देखें हम जलवायु में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जलवायु ऋतुएं। नेक्स्ट आता है वर्षा का वितरण, कहाँ कितनी बारिश, कहाँ कैसे बरसात होती है। ठीक है, अलग अलग रीजन में बरसात होने के, बारिश होने के अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, भारत में जो वर्षा का प्रतिरूप है वो कुछ अलग है, हो सकता है रशिया में वर्षा का प्रतिरूप कुछ अलग हो। तो हम इसमें अलग अलग देशों में होने वाले वर्षा के वितरण को समझेंगे, या किन किन भागों में कैसे वर्षा होती है ये जानेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जलवायु प्रदेश। इसी बार का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी 2019 में भी पूछा गया था, विश्व के जलवायविक प्रदेश या विश्व के जलवायु प्रदेशों को समझाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। देखेंगे हम इसको। आगे आता है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। ये जो जलवायु है इसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। आपने रोजमर्रा में एक बात सुनी होगी कि भाई क्लाइमेट चेंज है, हर कभी बरसात हर कभी गर्मी, ये क्लाइमेट चेंज है। तो इसी क्लाइमेट चेंज को, जो अभी जितने परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, और कई सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको बनाएगा। जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, आपके पर्यावरण का टॉपिक है, पेपर 3 का टॉपिक है, आ गया वहां पे काम, एक बार पढ़ेंगे दोनों चीजें हो जाएंगी। चले आगे चलते हैं। ये आपका पूरा जो वैश्विक भूगोल है, ये यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में देखो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है कि हमें हर पठार मालूम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुख्य मुख्य जो होते हैं, एमपीपीएससी का पैटर्न वही पूछता है। इसके अलावा हमें हर महाद्वीप का, हर देश का डिटेल में नहीं पढ़ना है,
ठीक है। एक जो होता है सामान्य समझ, जनरल नॉलेज, है ना, क्योंकि आपका पेपर का नाम क्या है, जीएस, जनरल स्टडी। जनरल नॉलेज नहीं बोलूंगी मैं, जनरल स्टडीज बोलूंगी। तो जनरल स्टडीज के पर्पज से जो जो चीजें होंगी हम वो पढ़ेंगे। बिल्कुल मास्टरेट नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलेंगे भारत के भूगोल पे। मैं इसे इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इसलिए बोलती हूँ, तुम एक बार चीज पढ़ो, वही तुम वर्ल्ड में पढ़ना है, वही आपको ज्योग्राफी इंडिया की पढ़नी है, और वही ज्योग्राफी आपको मध्य प्रदेश की पढ़नी है। एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो आपको पूरे राह और आसान हो जानी है, क्योंकि आप देखेंगे आपके प्रीलिम्स में लगभग 3 यूनिट ये ज्योग्राफी कवर करेगी। विश्व का भूगोल, इंडिया का भूगोल और आपका एमपी का भूगोल, ठीक है। मेंस में एमपी की पूरी एक अलग ज्योग्राफी है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये जो आपका सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले हम इंडिया की ज्योग्राफी चालू करने के पहले ये देख लें कि भाई भूगोल भी 3 तरह के होते हैं। देखें, भूगोल है ना 3 तरीके के। पहला है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम सिर्फ वो पढ़ते हैं जो हमें सीधे आंखों से दिखता है, मतलब जो भौतिक रूप से प्रेजेंट है, हमें भौतिक भूगोल पढ़ना है। नदी, पर्वत, पठार, मैदान, ये भौतिक भूगोल में आते हैं। नेक्स्ट आपका होता है राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल मतलब राजनीतिक दृष्टि से कितने देश, कितने राज्य, कितनी तहसील, ये सब आता है आपका राजनीतिक भूगोल। जो हम मैप देखते हैं, ठीक है, जैसे अगर इधर आप मैप देखें, इंडिया का मैप, नेक्स्ट स्लाइड में देखना, ये जो इंडिया का मैप है, हम बोल रहे हैं भैया 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो हम डिवाइडेशन करते हैं ना, यहाँ पे ये राज्य, यहाँ पे ये आपका मध्य प्रदेश, इसे कहते हैं राजनीतिक भूगोल। कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, ये आता है आपका भौतिक भूगोल। अगला तीसरा आता है सामाजिक भूगोल या मानव भूगोल। सामाजिक भूगोल या इसी को कहते हैं हम मानव भूगोल। इसमें आते हैं आप और हम कि मानवीय दृष्टि से इस भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस है। समाज को पढ़ेंगे हम इसमें कि भाई मानव द्वारा जो निर्मित समाज है ना, या किन किन तरीकों से मानव यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाली चीजें। चले आ जाओ फिर से अपने भारत के भूगोल पर सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हमने विश्व के भूगोल में पढ़ी थी, पर्वत, पठार और मैदान। भारत में कौन से पर्वत, किस पर्वत का क्या महत्व है, हिमालय का क्या महत्व है, अरावली का क्या महत्व है, सतपुड़ा विंध्याचल का क्या महत्व है। हो सकता है ये नाम आपने इसके पहले सुने हो, लेकिन अब इनको बहुत डिटेल में जानना है। कौन सा पर्वत कैसे बना, क्या उस पर्वत बनने के पीछे कारण रहे और क्या महत्व रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, हिमालय का महत्व लिखिए, हिमालय का सामरिक महत्व लिखिए, हिमालय का आर्थिक महत्व लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पठार। पठार में आएंगे जितने भी भारत में पठार हैं वो सब, क्या पठारों का महत्व है, कौन से खनिज मिल रहे हैं, किस पठार में कौन सा खनिज मिल रहा है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है मैदान, गंगा यमुना का मैदान, नर्मदा का मैदान। नर्मदा का मैदान नहीं है क्योंकि नर्मदा खुद घाटी में बहती है। हम मैदानों को डिटेल में जानेंगे, इसके बाद इन मैदानों का क्या महत्व है ये देखेंगे। अगला आता है झीलें। ये झीलें आपके एमपीपीएससी में 3 मार्कर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको मालूम होगा 3 मार्कर्स हमारे 5 मार्कर और 11 मार्कर जो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें झीलें बनती हैं 3 मार्कर के क्वेश्चन। फलानी झील तो 3 मार्कर आ गया, कैसे से डील करेंगे देखेंगे। फिर हिमनद, चूंकि भारत में तो आपने हिमनद तो बहुत सारे हैं, जो सियाचिन बहुत नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर एक प्रकार का हिमनद है, ठीक है।
मतलब हम कोई भी चीज जो पढ़ने वाले हैं 2-3 बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला क्या है, ठीक है, फिर वो क्यों है या कैसे बना। पहली चीज क्या, दूसरी चीज क्यों या कैसे, तीसरी चीज महत्व, क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं। हर चीज के पढ़ने के पीछे कुछ कारण है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या, क्यों और कैसे पे आपकी पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे अपने आसपास देखेंगे, ठीक है। चले बैक टू सिलेबस। नदियां, झीलें और हिमनद हो चुका था। नेक्स्ट आता है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। मतलब इस भारत को समझने की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। नाम बताती हूँ, सुने होंगे आपने। उत्तर का मैदान है ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ये जो डिवीजन है इसमें हम भू आकृतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है। हर साल आप एमपीपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे, हर साल एक ना एक पठार जरूर पूछा है, ठीक है। कभी मालवा का पठार, कभी दंडकारण्य का पठार, कभी छोटा नागपुर का पठार, कभी दक्कन का पठार। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, क्या महत्व है, क्या खनिज हैं, क्या नदियां हैं, इस तरीके से, ठीक। पर्वत, पठार, मैदान, ये हमारा हो गया है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश हमने देख लिए हैं। मतलब हमारा ज्योग्राफिकल डिवीजन कैसे किया गया है भारत का। चलें नेक्स्ट, जलवायु। भारत में किस प्रकार की जलवायु है, कैसे वर्षा होती है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति, भारत में जो वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं मानसून। जाता मानसून है, आता मानसून है, या मानसून ठंडा है इस बार, या मानसून बहुत तीव्रता से आया है। मतलब भारत में जो वर्षा होती है वो एक मानसूनी रूप में होती है, ठीक है। पढ़ेंगे मानसून की उत्पत्ति, कैसे मानसून बन रहा है, अपने यहाँ वर्षा क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अल नीनो, ला नीनो, ये दो घटनाएं होती हैं जो कि भारत के मानसून को प्रभावित करती हैं, ठीक। आगे चलें, जलवायु और ऋतुएं। भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार से भारत में ऋतुएं आ रही हैं, किस किस समय पे आ रही हैं, ठीक है। ये चीज हम इसमें देखेंगे। वर्षा का वितरण और जलवायु प्रदेश। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि आप देखेंगे आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु मिलती है। कहीं बहुत, राजस्थान में बहुत गर्मी है, वहीं आपके हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक सर्दी है, तो ये क्या हो गए, जलवायु प्रतिरूप, ठीक है। वर्षा का वितरण, कहाँ वर्षा ज्यादा, कहाँ कम, और डेफिनेटली इसके पीछे क्या कारण है, ये हम अपनी ज्योग्राफी में जानेंगे, ठीक है। कि भैया राजस्थान सूखा है तो क्यों है, या हर महाद्वीप का पश्चिमी भाग सूखा क्यों होता है, ये आपको ज्योग्राफी बताएगी, वो कंसेप्ट बताएंगे। अभी तक आपको मालूम है, आप हर महाद्वीप के देखेंगे, हर महाद्वीप के पश्चिम में आपको सूखा मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा। हमें ये पढ़ना है कि वहां क्यों सूखा पड़ता है, ठीक है। चलें आगे, प्राकृतिक संसाधन और प्रकार की भारत की बात करें, भारत में कौन कौन से संसाधन हैं। प्राकृतिक मतलब जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और उनका उपयोग। जल एक संसाधन है, वन एक संसाधन है, मृदा, सीधी बात है, जितने भी जल के आपके रूप हैं, है ना, नदियां और तालाब, ये सब पूरा जल में आ जाएगा, ठीक है। जल से बनने वाली ऊर्जा सब जल में आ गया। फिर वन, कितने प्रकार के वन, कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है। मृदा, देखिए लिखा सिर्फ मृदा है, लेकिन इसमें पूरी मृदा की फैमिली आ जाएगी। कैसे, जान लें बस, लिखा उन्होंने मृदा है, ठीक है। मृदा, मैं वही बता रही हूँ, ज्योग्राफी खूबसूरती सब्जेक्ट की, आप इसको बहुत ही आराम से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बनी, ठीक है, ये मृदा कैसे बनी, क्या कारक रहे बनने के, कब बनी, ठीक है। फिर इसका क्षरण, अवक्षय और अपरदन। चूंकि अवक्षय चट्टानों का होता है, मैं इसकी जगह अपरदन शब्द यूज करूंगी। अपरदन शब्द, इस मृदा का महत्व क्या है, ठीक है। कितने प्रकार की मृदा, प्रकार, समझ गए।
हम हर टॉपिक को कुछ इन आधारों पे पढ़ेंगे, एक बार में टॉपिक पढ़ेंगे और पूरी एक बार में कोशिश करेंगे याद करने की, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन, मृदा निम्नीकरण को समझाइए, मृदा अपर्दन के क्षेत्र बताइए, या मृदा को कितने, भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है। चले, आपका मृदा हो गया है। नेक्स्ट आता है शेल मतलब चट्टान और खनिज। भारत में कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है? खनिज है तो उद्योग भी होंगे, फलाने खनिज से ये उद्योग बन रहा है, कोयले से आपका थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंट जितने खनिज है वो खनिज देखेंगे। भारत के हर क्षेत्र में खनिज, उसका महत्व, उसके उद्योग, ठीक है। एमपीपीएससी वालों ने लिखा तो खनिज है, लेकिन एक शब्द के पीछे उसका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। किस प्रकार की चट्टानों में कौन सा खनिज, ये देखने वाले हैं हम आगे की क्लासेस में। अगली आती है, जैसे मैंने बताया आपकी 3 तरह की ज्योग्राफी थी, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब राजनीतिक। राजनीतिक हम यहाँ पे सिर्फ जब डिवाइड करते हैं कि भाई फलाने राज्य में ये है या इस जिले में ये है, तब वो राजनीतिक भूगोल होता है। अगला आता है आपका सामाजिक भूगोल। फिजिकल पढ़ चुके, पॉलिटिकल देख चुके, अब आएंगे हम आपके सामाजिक भूगोल में। देखें, समाज मतलब हम, ठीक है, मनुष्य, जनसंख्या। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या देखा, क्या वृद्धि, अब वृद्धि बोला उन्होंने, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, वितरण, कहाँ जनसंख्या ज्यादा, कहाँ कम, क्या कारक कि कहीं जनसंख्या ज्यादा है और कहीं जनसंख्या कम है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। देखिए अगेन ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट कि लिखा वृद्धि है, मेंस में क्वेश्चन आया जनसंख्या वृद्धि क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट और फैक्ट दोनों साथ में लेके चलेंगे। वितरण, घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछेंगे। एज वेल एज आपके सीधे कई बार मेंस में 3 मार्कर पूछे जा सकते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होता है, ठीक है। चलें, लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब जेंडर रेशो जो है आपका, सेक्स रेशो है कि लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल किस अनुपात में पाए जा रहे हैं, ठीक है। साक्षरता, शिक्षा का क्या स्तर है, कितनी शिक्षित जनसंख्या है, कितनी अशिक्षित है, इस प्रकार के। अगर मैं शॉर्ट में कह दूं आपसे कि जो जनगणना होती है, हमें यहाँ बहुत जनगणना को डिटेल में पढ़ना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे हम जनगणना के फैक्ट्स देखते हैं कि भाई जनसंख्या में किस किस तरीके से वृद्धि हो रही है, क्या क्या फैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रवास, जनसंख्या का किसी जगह रुकना प्रवास कहलाता है, पढ़ेंगे आगे। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, क्या विशेषताएं होती हैं इन अलग अलग दोनों जनसंख्याओं की, ठीक है, मतलब पूरी जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए ये सब्जेक्ट मुझे तो इसलिए बड़ा प्यारा लगता है, जनसंख्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि और आपका जनसंख्या वृद्धि के कारण आपका सोशल इशू का पार्ट है, पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट। अगेन थोड़ा सा जो यहाँ कंसेप्ट पढ़े वो कंसेप्ट कुछ वहां काम आ जाएंगे, ठीक है। पूरा आपका ये हो गया सोशल ज्योग्राफी या हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग। ये आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो काम करती है। देखना कैसे, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, बड़ा ही ट्रेंडी उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य मतलब खाना, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस करना, मतलब गेहूं है अगर उससे आटा बन जा रहा है, उस आटे से ब्रेड बन जा रही है या आपका बिस्किट बन जा रहे हैं, ये हो गया खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। एक छोटा सा बताया है होता क्या है, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस उद्योग की भारत में क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, संभावना, महत्व, उद्योग का महत्व क्या है। देखिए उद्योग मतलब पैसे की बात कर रहे हैं, मैं इसे आर्थिक भूगोल बोल दूं, मतलब जो हमने 3 भागों में देखा था कि
आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी थी, फिजिकल ज्योग्राफी थी और अच्छा ओके ठीक है। कमेंट लिखे रहते हैं बच्चों के, ये पढ़ लिया आवाज नहीं आ रही है। ओके जी, ये पुराने कमेंट है 5:18 के। बुक्स भी बताइएगा तो बुक्स हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से कि खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे, अब आवाज शायद अच्छे से आ रही होगी। अगर नहीं आई हो तो मुझे एक बार आवाज बता देना, अगर आवाज सही नहीं आ रही हो तो। ठीक है, अगर आवाज सही आ रही है तो हम चलते हैं। एक कमेंट था कि बुक्स बता दीजिए। बिल्कुल, सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं बुक्स बताऊंगी आप लोगों को। हम सिलेबस देख लें, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी का बुक बताती हूँ। चले, संभावना हो गया, महत्व हो गया, ठीक है। अगला आता है उद्योगों का स्थानीयकरण, मतलब कोई उद्योग स्थापित होने के कारण क्या रीजंस रहे होंगे कि कोई उद्योग कहाँ स्थापित हो पाया, ठीक है, इसके हम देखेंगे। उद्योग की पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती आवश्यकता, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसे लगाने के लिए क्या पहले की आवश्यकता होनी चाहिए और क्या बाद की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। इसी बार का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। नेक्स्ट है मांग आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन। ये श्रृंखला मतलब जितनी डिमांड उतना प्रोडक्शन, ठीक है। कोई वस्तु जितनी आप मांगेंगे उतना प्रोडक्शन होता जाएगा। कोविड में अगर याद हो, जितना मांग थी इंजेक्शंस की, दवाई की, उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। वो कोविड की बात थी, इंजेक्शन की बात थी। यहाँ हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात है, मतलब जितनी आपको बिस्किट्स की डिमांड होगी उतने ज्यादा बिस्किट बनाए जाएंगे, ठीक है। मांग आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन, ठीक है। तो मैं आपको जो लेने वाली हूँ वो वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी लेने वाली हूँ। इसके साथ ही जब नेक्स्ट टाइम या जो भी मध्य प्रदेश पढ़ाएगा वो आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए बुक पे हम बुक की हम बात कर लें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ से एग्जाम ओरिजिनल्स की तरफ से मटेरियल दिया जाएगा उसमें आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होगा। लेकिन अगर आप बुक और चाहते हैं, आप ये दो बुक रेफर कर सकते हैं। पहली है महेश वर्णवाल, महेश वर्णवाल, भारत का भूगोल के नाम से आती है महेश वर्णवाल की। दूसरी है माजिद हुसैन, माजिद हुसैन। लेकिन मैं आपसे कहूंगी आप ये बुक अभी मत खरीदें, थोड़ा सा पढ़ लें, और अगर आपको खरीदनी ही है तो आप इस बुक को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी तो काफी अच्छे से दी है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ इसमें नहीं मिलेंगी। तो क्यों ना हम वो बुक खरीदें जो सब कुछ कवर कर ले। तो अगर आपको रेफरेंस बुक के लिए खरीदना है तो आप महेश वर्णवाल पर जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में ये लिख के बता दें कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया, फिर हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दीजिए सब लोग, दिव्या, मोनिका, संगीता जी, दिव्या जी और साक्षी, बता दें मुझे, आगे बढ़े। चलिए चलिए तो हम जो शुरू करने वाले हैं, आज पहली क्लास है। देखिए कंसेप्ट हो सकता है आपको एग्जैक्ट पेपर में ना पूछें, लेकिन कंसेप्ट से जुड़े जो सवाल हैं वो जरूर पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में। चूंकि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछते हैं और प्रीलिम्स में क्वेश्चन या आपके मेंस में क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश लोक जो आपका पीएससी है, एमपीपीएससी है, वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, ना ज्योग्राफी में, ना आपके हिस्ट्री में, ना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे और वो कंसेप्ट कहाँ कहाँ काम आएगा हमें ये देखना है, ठीक है। जो भी लाइव हो प्लीज कमेंट कर दो तो एक बार मुझे मालूम चल जाए।
दिव्या जी, महेश वर्णवाल की भारत का भूगोल बुक लेना है। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल बुक लेना है, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो तो आप पहले मटेरियल देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी आप अभी से बुक ना खरीदें, और अगर खरीदना ही हो तो महेश वर्णवाल पे जाएं और भारत का भूगोल नाम से आती है वो बुक ले लें। चलें शुरू करते हैं। पर देखिए, सबसे पहले हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल से जो हम चालू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी, देखें, इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। वो भले ज्वालामुखी हो, वो महाद्वीप हो, महासागर हो, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पृथ्वी, देखिए, जैसे आपको मालूम है एक सूर्य है, ठीक है, और एक ये है हमारी पृथ्वी। ऐसे 8 ग्रह हैं टोटल। ये 8 ग्रह क्या कर रहे हैं? पृथ्वी सहित 8 ग्रह इस सूर्य की कर रहे हैं परिक्रमा, ठीक है। और ये जो पृथ्वी है एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन है, ऑक्सीजन है, पानी है, और इसको कहते हैं नीला ग्रह, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी होती है। इस 100% पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जा रहा है। इसलिए जब आप ग्लोब देखेंगे या पृथ्वी का मानचित्र देखेंगे, आपको अधिकतर नीला पोर्शन दिखाई देगा जो कि जल का होता है। इसके बाद 29% जो है वो स्थलखंड है। स्थलखंड में सारे महाद्वीप, आपका जितने भी स्थल रूप होते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पृथ्वी की गतियां देखें, हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार से घूमती है, ठीक है। देखें, पहला वो घूमती है घूर्णन गति। पहली वो घूमती है घूर्णन गति, ठीक है। ये परिक्रमण गति। आज आप सब समझिए, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। पहले आती है घूर्णन गति। घूर्णन गति मतलब इस पृथ्वी का अपने अक्ष की ओर घूमना। मतलब अगर ये पेन पृथ्वी है, मान लो ये गोला है, बॉल है, तो ये अपने एक्सिस पे जब घूमेगी इसे हम बोलेंगे घूर्णन गति, ठीक है। आपने एक बॉल पकड़ के ऐसे घुमा दी, लट्टू जैसे घूमता है, वैसे ये पृथ्वी अपनी धुरे पर, धुरी बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं धुरी या एक्सिस, ठीक है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे कहते हैं हम घूर्णन गति, ठीक है। आपको जो पृथ्वी ऐसी बिल्कुल दिख रही है, ये ऐसी होती नहीं है, ठीक है। ये पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी कुछ इस प्रकार से घूम रही है, मतलब ये सीधी ना होकर कुछ तिरछी होगी, ठीक है। तो इससे मैं ये कह दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ डिग्री झुकी हुई है, तो सही होगा, ठीक है। 2 बातें आती हैं, एक आती है 23.5 डिग्री और एक आती है 66.5 डिग्री। देखें, डिग्री जो है, अभी हम जब अक्षांश पढ़ेंगे तब थोड़ा सा इसको और समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जस्ट अ मिनट।
चलिए शुरू करें फिर से, चलो आ जाओ। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर को झुकी हुई है, ठीक है। ये डिग्री अभी हम जैसे थोड़े से आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगे कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पहला हो गया घूर्णन गति, मतलब कोई व्यक्ति है जैसे मैं हूं, मैं अपनी धुरी पर घूम रही हूं, ठीक। अब इस धुरी पर घूमने के कारण देखें ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी ऐसे अपनी धुरी पर घूम रही है इस प्रकार से, तो इसका एक पोर्शन होगा जो पृथ्वी जैसे सूर्य के सामने होगा, ठीक है। जहां सूर्य के सामने हुआ वहां हो गया दिन, और अपोजिट साइड जैसे कि ये मेरा फेस है, ठीक है, अभी आपकी तरफ है, मान लीजिए आप सूर्य हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, लाइट पड़ रही है, दिन हो गया। और जो मेरा बैक पोर्शन है यहाँ पे क्या होगी, रात, एग्जैक्टली। तो ये पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो इसके एक पोर्शन में दिन होता है, दूसरे में रात होती है। जब पोर्शन और घूमा तो क्या हो गया, दिन, जो पोर्शन सामने वहां दिन, और जो अपोजिट साइड है वहां पे रात। शाम भी होती है, अर्ली मॉर्निंग भी होती है, तो घूमते जाएंगे और समय परिवर्तित होता जाएगा। मतलब अब अगर मैं ऐसा कह दूं दिन और रात तो टोटल 24 घंटे होते हैं, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के लिए, या पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो एक दिन मतलब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। किसका, अपनी धुरी का। देखना ये पृथ्वी है, अपनी बातों की दिन और रात, डे और नाइट, अपनी धुरी पे घूमेगी 24 घंटे में, ये अपनी धुरी पर एक बार घूम जाएगी, ठीक है। 24 घंटे में दिन और रात हो गए, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है। कंसेप्ट याद रखना है, पृथ्वी का अपनी घूर्णन के अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। पहली गति पृथ्वी की घूर्णन गति। अब चूंकि हम 11th-12th पढ़ के आए हुए हैं, आपको एक ये भी मालूम होगा, स्पीड है ना, मतलब अगर पृथ्वी अगर घूम रही है तो उसकी कुछ ना कुछ चाल भी तो होगी, बिल्कुल होगी। कि कोई व्यक्ति बहुत स्लो घूम रहा है या बहुत फास्ट घूम रहा है ना, तो ये जो पृथ्वी की गति होती है या चाल इसे मैं कह दूं, ये डिफाइंड होती है, ठीक है। चले हम आगे पढ़ते हैं। घूर्णन गति हमने देखा, अब हम देखते हैं परिक्रमण गति। दिव्या, आप मैप के लिए एक एटलस की एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं, एक ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, आप वो ले लीजिए, स्टूडेंट एटलस ले लीजिएगा, आपका मैप वाला पोर्शन बहुत अच्छे से वहां से कवर हो जाएगा। बुक लेनी है महेश वर्णवाल की, जो आपको रेफरेंस लिए रखनी है, और जो मैप लेना है वो ऑक्सफोर्ड जो आपका है ब्रांड है उसका आता है स्टूडेंट एटलस, वो ले लीजिएगा। रिसेंट जो भी पूरा लेटेस्ट वर्जन होगा वही लीजिएगा, शायद 8-9 कुछ आ चुके हैं, देख लेना उसको, जो लेटेस्ट हो वो ले लेना। तो हमारी घूर्णन गति हो चुकी है। चले हम देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ये परिक्रमण गति वो है, देखो अभी नवरात्रे आएंगे, सभी हम जल चढ़ाने जाएंगे, परिक्रमा करेंगे। मतलब परिक्रमा किसी ऑब्जेक्ट की जाएगी या किसी वस्तु या स्थान की जाएगी, राइट। ये मंदिर है, ये है हम, इधर पे मान लो हम हैं, क्या करते हैं, एक परिक्रमा करते हैं और वापस से गोल घूम के उसी जगह पे आ जाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, थोड़ी सूर्य से बड़ी बन गई छोटी, है ना। ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य की जो कक्षा है, या पृथ्वी खुद की कक्षा में सूर्य के चारों ओर या परितः क्या करती है, घूमती है, पर्टिकुलर स्पीड से चक्कर लगाती है सूर्य का अपनी कक्षा में, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, परिक्रमण गति। मतलब अगर डेफिनेशन फॉर्म में बोलूं तो पृथ्वी का एक निश्चित गति से या एक निश्चित चाल से सूर्य की परिक्रमा लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति। अब देखो पृथ्वी ये देखो, ये हमारा सन था और ये हमारी अगर अर्थ थी, तो ये गोले में नहीं घूम रही, ठीक है। 11th-12th में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तो आपने परवलय नाम की चीज सुनी होगी, परवलय, पैराबोलिक,
ठीक है, वृत्त नहीं है, थोड़ा सा चपटा वृत्त है इस तरीके का। तो पृथ्वी की कक्षा एक परवलय होती है, ठीक है, सॉरी परवलय नहीं, दीर्घ वृत्त, सॉरी परवलय नहीं, दीर्घ वृत्त, क्योंकि परवलय तो ऐसा होता है, आधा होता है, ठीक है, दीर्घ वृत्त पूरा होता है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं हमारी जो पृथ्वी की दीर्घवृत्तीय कक्षा है, ठीक है, पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और ये परिक्रमा करती है 365 दिन 6 घंटे एक साल में। अगर आज डेट है 16 सितंबर और अगर हम मान लेते हैं आज पृथ्वी यहाँ है, तो अगले 16 सितंबर को, 16 सितंबर 2022 को अगर प्रारंभ हुई है यहाँ से, तो 16 सितंबर 2023 को फिर से पृथ्वी इसी स्थान पर मिलेगी। एक साल लगता है पृथ्वी को अपनी कक्षा में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है। मतलब पृथ्वी दो तरीके से घूम रही है, एक तो अपने अक्ष पर और अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के परितः, ठीक है। इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर होते हैं ऋतुएं, ठीक है। पृथ्वी पर क्या होती हैं, ऋतुएं, इस परिक्रमण गति के कारण। समझना कैसे, इस परिक्रमण गति का क्या महत्व है, मैंने आपको बताया था क्या है, क्यों और क्या महत्व है, ठीक है। अब हम देखें पहले क्यों है, पृथ्वी घूम क्यों रही है। आप देखें अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा। मैं मान लो अगर पृथ्वी हूं, खड़ी हूं आपके सामने, पीछे वाले पोर्शन में जहां लाइट नहीं पड़ रही तो वहां हमेशा क्या रहेगा, रात रहेगी। लेकिन पृथ्वी पे तो जीवन है, सनलाइट भी चाहिए, तो पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। मतलब इस सूर्य से क्या मिल रही है पृथ्वी को, ऊर्जा, इसलिए ये पृथ्वी लगातार घूम रही है और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन भी, ठीक है। आपको मालूम होगा ग्रह जो होते हैं वो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर रही है, ठीक है। क्यों हमने देख लिया, महत्व देख लें। मैंने बताया था आपको घूर्णन गति, मतलब अपने अक्ष के परितः घूमने से यहाँ पे क्या हो रहे थे, दिन और रात हो रहे थे, और जब पृथ्वी ये परिक्रमा कर रही थी इससे मौसम या ऋतु परिवर्तन हो रहा था। देखना जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, कुछ बिल्कुल इसी तरह घूमती है। जो दीर्घवृत्त होता है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा जो होती है उसकी एक एक्सिस होती है और एक फोकस होता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। तो इसके फोकस पे है सूर्य, यहाँ है सूर्य, यहाँ है पृथ्वी। देखना यहां से पृथ्वी चलना चालू हुई, पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर है। जब आप सूर्य से बहुत दूर होते हैं, जब आपको लाइट नहीं मिल रही तो हमें क्या लगती है, सर्दी, बिल्कुल। तो यहाँ जब पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर होगी तो कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु, सर्दी, ठीक है। और जैसे ही पृथ्वी घूम के इधर आ गई, पास में आ गई, तो कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्लियर। मतलब इस पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चल आगे हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन। अब देखो गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, एक आती है गुलाबी ठंड, मतलब सर्दी आने वाली होती है, ना गर्मी है ना सर्दी है। जैसे भी सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर जब आएगा, अक्टूबर जब आएगा आप देखेंगे कि बहुत गुलाबी सर्दी, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की सी सर्दी लगेगी। तो ये वाला पीरियड होता है, ठीक है। मतलब जब ग्रीष्म ऋतु हो चुकी है, आपकी मई जून वाला समय निकल गया है, अब सर्दियां आने वाली हैं। याद होगा एक शरद पूर्णिमा नाम की चीज हिंदू धर्म में सेलिब्रेट की जाती है, ये वही शरद पूर्णिमा है, हल्की गुलाबी सर्दी, ठीक है। तो ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु, ठीक है। अगली आती है आपकी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु मतलब इस सर्दी के बाद, सर्दी आपकी ऑलमोस्ट जनवरी तक रहती है, फरवरी, मैं बोलता हूँ इसे जनवरी फरवरी,
ठीक है। जनवरी फरवरी जब बसंत पंचमी आती है तब हमारी बसंत ऋतु, मतलब सर्दी निकल गई, हल्की धीरे धीरे अब गर्मी आने लगी है, बिल्कुल जो होती ना, जो गर्मी चुभती नहीं है, ये वो गर्मी है बसंत ऋतु। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ऋतु देखी। अब जरा मैं इनका अगर आपको समय बताऊं, जो सर्दी होती है वो आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है, और जनवरी भी हम इसे काउंट कर लें। ठीक है, जनवरी, ठीक है। आगे देखें, पृथ्वी है ना। बसंत ऋतु फरवरी और स्टार्टिंग वाला मार्च, ठीक है, मार्च, फरवरी मार्च, ये आएगा आपका मार्च से लेकर मई तक। ठीक, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मई तक, सिर्फ मई आप समझ लें। 15 जून के बाद आपका आने लगता है मॉनसून, और यही वर्षा ऋतु भी आपकी आ जाती है। लेकिन जब हम इस क्लासिफिकेशन से देखते हैं तब हम शरद ऋतु पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु भी आपकी जून जुलाई, ठीक है, वर्षा ऋतु जून जुलाई, और जो सितंबर अगस्त वाला जो महीना रहेगा, है ना, अक्टूबर, जून जुलाई हो गया, सितंबर में भी बारिश होती है तो इसे मैं यहाँ सितंबर भी लिख दूं। सितंबर में वर्षा ऋतु हो गई, और जो आपका अक्टूबर वाला पीरियड रहेगा बेसिकली उसको शरद कहते हैं, लेकिन इन तीनों चारों को कंबाइंड रूप से शरद ऋतु बोल दी जाती है। ठीक है, मतलब देखिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, ये तो हमने 4 स्थितियां देखी हैं, लेकिन पृथ्वी यहाँ पे सब जगह होगी ना, सब जगह, तो क्या करेगी, यहाँ पे जैसे मई गया, जून जुलाई अगस्त वर्षा होगी, इस बार पे शरद ऋतु आ गई, ठंड आ गई। ठीक है, फिर हम जाते जाएंगे आगे तो और सर्दी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से पृथ्वी का अपनी जो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड से सूर्य के परितः घूमने से क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखें, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु इस समय क्यों पड़ रही है, इसका भी एक कारण है। देखो, मान लो एक तालाब है, बहुत गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ेगी, पानी उड़ेगा, वाष्पन हुआ, पानी उड़ा, ऊपर जाके क्या हो गया, ये जो वाष्प थी संघनित हो गई, बादल बन गए। तो ये बादलों ने क्या किया, बादल जब बने हैं तो बरसेंगे भी तो क्या आ गई, वर्षा ऋतु आ गई। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु आई, मौसम ठंडा हो गया, ऊपर से पानी आ चुका है, मौसम ठंडा हो गया है। शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु आ गई। शीत के बाद फिर जब घूमते घूमते पृथ्वी सूर्य के पास आती है तब हल्की गर्मी लगने लगती है और ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो मुझे लगता है अब आपको दोनों ऋतुएं कंप्लीट भी हो चुकी हैं और क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, एक बार मुझे जरा कमेंट करके बता दो जो पढ़ाया वो भी समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। दिव्या, शायद अभी आप ही हैं लाइव और बाकी लाइव नहीं है क्या? ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। पृथ्वी, आज हमने जो पूरी क्लास को अगर मैं समाप्त करूं, आज हमने पूरा सिलेबस देख लिया, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमने थोड़ा सा तरीका देखा, पृथ्वी की गतियां पढ़ ली हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कल से हम आगे की क्लासेस में अक्षांश, देशांतर और भी आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप अगर देखें, हमारे भौतिक भूगोल में तो सिर्फ पर्वत से स्टार्ट था मैम, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम पर्वत, पठार और मैदान पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसे कैसे प्रभावित होती जाएगी। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की तरफ हम जब जाएंगे, ठीक है, या विभिन्न अक्षांश और देशांतर किस प्रकार इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इधर पे आ जाएंगे। ठीक है, एक एक सिलेबस वाइज हम चीजें पूरी करते जाएंगे। सो थैंक यू जुड़ने के लिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, स्टे कनेक्टेड।